जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बिहार के चुनाव में जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए, देश के भविष्य के लिए और हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए, दोनों पक्षों ने अपने अपने ट्रम्प कार्ड चल दिए। महागठबंधन को भी जो करना था, फाइनल मास्टर स्ट्रोक उसने कर दिया है। एनडीए गठबंधन ने भी अपना फाइनल मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब देखते हैं दोनों के ये ब्रह्मास्त्र कितना काम करते हैं और अंत में चुनाव आयोग कितना सक्षम होता है अपने जो उसका मकसद है उसको पूरा करने में। क्योंकि जो योगेंद्र यादव ने पर्दाफाश किया है और जिस प्रकार से बहुत सारे पत्रकारों ने प्रयास किया है चुनाव आयोग के जो कुत्सित प्रयास हैं उनका पर्दाफाश करने में, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है जिसमें हमें न्यायालय से कोई रक्षा मिले, सुरक्षा मिले और चुनाव आयोग अपने मकसद की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जो मैंने बिहार के लोगों से बात की उससे मुझे लगता है कि इस बार की फिजा बिल्कुल अलग है और ये फिजा इतनी ज्यादा अलग है कि उसमें कितना भी ये लोग हेरफेर कर लें, इस बात की बहुत कम संभावना है कि किसी प्रकार से एनडीए को ये जिता पाएंगे चुनाव आयोग। और अगर जिता लेंगे तो उसके बाद फिर बंगाल में और पूरे देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं वहां पे एक छत्र राज्य होगा उन लोगों का जो तालिबान से मित्रता करते हैं और हमारे देशवासियों से ये कहते हैं कि तालिबान ये करना चाहता है और तालिबान की भर्त्सना करते हैं और तालिबान को अपने देश में अपने कानून, तालिबान के कानून को थोपने के लिए अनुमति देते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में घूमकर वो करते हैं जो उनकी फिलॉसफी है, जो हमारे देश की फिलॉसफी से अलग है। लेकिन एनडीए ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है और क्या ट्रम्प कार्ड चला है? देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि वो केस, रेलवे का वो केस जो कई साल पहले बंद हो चुका था और जो बिल्कुल सुप्तावस्था में था, उसको सरकार ने दोबारा खोल दिया। और ये बात बिल्कुल पक्की थी कि उनका मकसद ये था कि बिहार चुनाव के पहले जो वहां की सबसे मजबूत पार्टी है बिहार में, महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, उसके प्रमुख नेताओं को इतना परेशान किया जाए, कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया जाए और अगर संभव हो तो उन्हें जेल भेज दिया जाए। वो प्रयास वो करते रहे और अभी भी डेट पड़ी, उसकी वजह से राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पेश हुए। राहुल गांधी से भी मुलाकात उनका मकसद था और टिकट फाइनलाइजेशन भी उनका मकसद था, लेकिन डेट थी कोर्ट की तो उन्हें आना था। लेकिन प्रयास ये है पूरी तरह से सरकार का कि किसी प्रकार से उनको लपेटे में ले लें और इलेक्शन के पहले उनको अरेस्ट कर लें, जिससे कि वो कन्वेंसिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाए, जिससे दिल्ली के अंदर जैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल को घेरा था, उनके सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल भेज दिया था, वो लीडर लेस हो गई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। ये बात दूसरी है कि रेखा गुप्ता ने जिस प्रकार से अभी तक सरकार चलाई है उससे लोगों को इतनी ज्यादा निराशा है कि वही स्थिति होने वाली है जो आज बिहार के अंदर है कि वहां पे अगर अगले चुनाव होंगे तो उसका भारतीय जनता पार्टी का शायद कोई पुरसा हल न हो। लेकिन ये एक मास्टर स्ट्रोक तो चल दिया। जिन लोगों ने भी सरकारी नौकरी की है, मैंने भी सरकारी नौकरी की है, मुझे पता है। देखिए, सरकार के अंदर कोई भी निर्णय होता है, कोई भी निर्णय होता है, वो बिल्कुल लोअर डिवीजन क्लर्क से अपर डिवीजन क्लर्क, फिर अपर सेक्रेटरी भी, जॉइंट सेक्रेटरी भी, सेक्रेटरी भी, स्पेशल सेक्रेटरी भी, चीफ सेक्रेटरी, तब वो चीफ मिनिस्टर पे पहुंचता है। चीफ मिनिस्टर को अपने आप कोई आदेश करने का कोई अधिकार नहीं। जो उसकी ब्यूरोक्रेसी करती है, पूरी फाइलिंग होती है, बकायदा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, हर व्यक्ति उसमें टिप्पणी करता है और टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो निर्णय होते हैं वो सामूहिक होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो निर्णय होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्योंकि सारा का सारा पैसा प्रमोटर्स का लगा हुआ है, निवेशकों का लगा हुआ है, तो इसलिए उनको शायद सरकार ये समझती है निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन क्योंकि सरकार के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं उनका दूरगामी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये कहा जाता है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो फाइल पे पुख्ता होगा
और हर अधिकारी को, कर्मचारी को उसके अंदर अपनी टिप्पणी जो उससे संबंधित है, अपनी टिप्पणी करने का अधिकार होगा। और अगर फाइल के अंदर कोई भी जूनियर अधिकारी अपनी प्रतिकूल टिप्पणी को दर्ज नहीं कराता है, इसका मतलब यह है कि वो सहमत है जो निर्णय पहले से नीचे से इनिशिएट हुआ है। तो ये हो सकता है कि कोई भी निर्णय लिया जाए उसमें अंतिम निर्णय चीफ मिनिस्टर का हो। जब नीचे से फाइल सब लोग दस्तखत कर दें, उससे सहमति जाहिर कर दें, तो चीफ मिनिस्टर उसमें अपनी चिड़िया बिठा सकता है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर को भी काम कराना है तो अपने सेक्रेटरी से कहना होगा, अपने चीफ सेक्रेटरी से कहना होगा, नीचे के अधिकारियों से कहना होगा कि इस प्रकार की फाइल बनाओ और इसको लेके आओ। जब तक अधिकारियों की मौन सहमति न हो, तब तक वो फाइल क्लियर नहीं हो पाएगी और आदेश का पालन नहीं हो पाएगा। जैसे अभी बिहार के अंदर एक 70,000 करोड़ के घपले का मामला सीएजी ने उठाया है, लेकिन उसको गोदी मीडिया और किसी प्रकार से उठाने नहीं दिया जा रहा है, बताने नहीं दिया जा रहा है कि अगर ये चारा घोटाले की आप बात करते हैं, आईआरसीटीसी की बात करते हैं, अगर आप जॉब फॉर लैंड की बात करते हैं, इस प्रकार की बात करते हैं, तो 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? गोदी मीडिया इस पे चर्चा क्यों नहीं कराता? लेकिन चलिए, एनडीए का अपनी एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को इतना ज्यादा परेशान कर दें कि वो चुनाव से ज्यादा कोर्ट की डेट्स में, और आप देखते हैं जब कभी भी नेशनल इलेक्शन होता है तो नेशनल हेराल्ड का केस आ जाता है और उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस दिए जाते हैं, रॉबर्ट वाड्रा को किसी और मामले में नोटिस दिए जाते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है सारे नोटिस खत्म हो जाते हैं। जैसे जब भी कोई इलेक्शन आता है तो वहां पे घुसपैठिए की बात होती है, और जिस प्रदेश में इलेक्शन कंडक्ट हो जाता है उसके बाद उस प्रदेश में घुसपैठिए खत्म, मुद्दा खत्म हो जाता है और नए प्रदेश में जाके वो नया मुद्दा हो जाता है जहां पे वो इलेक्शन आने वाला है। जैसे जब दिल्ली में चुनाव था तो उसके पहले घुसपैठिए की बात हो रही थी। अगर कोई पूछे कि रेखा गुप्ता जी को तो अब दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री बने हुए 5-6 महीने हो गए हैं, तो कोई ये बताए कि पिछले 5-6 महीने के अंदर जहां पे केंद्र शासन और राज्य शासन दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास है, वहां पे कितने घुसपैठिए पकड़े गए, और अगर घुसपैठिए नहीं पकड़े गए तो ये बात चुनाव के पहले क्यों उछाली गई थी कि घुसपैठिए सारे प्रदेशों को क्रॉस करके, बॉर्डर्स को क्रॉस करके दिल्ली पहुंच गए और उसके लिए अकर्मण्यता का दोष अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा था, और जब रेखा गुप्ता आ गई तो उस बात को भूल गए। झारखंड के अंदर बात की और झारखंड के अंदर भूल गए। अब बिहार के अंदर आया, लेकिन जो बिहार के अंदर चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से फंसा दिया, जब पता चला कि भाई आप ये तो बताइए कम से कम कितने घुसपैठिए आपको एसआईआर में मिले, जबकि आपने सघन अभियान चलाया, तो पता चला 3 घुसपैठिए मिले, उनका भी नाम नहीं बताया जा रहा, पता नहीं बताया जा रहा, जिससे ये पता चल सके कि आखिर वो लोग हैं कौन। चलिए, ये तो महागठबंधन ने अपनी एक चाल चल दी, लेकिन ये एनडीए ने अपनी एक चाल चल दी, लेकिन एनडीए ने गलती भी कर दी। एनडीए ने गलती ये कर दी कि उन्होंने अपने जो टिकट का बंटवारा है उसको फाइनलाइज कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो महागठबंधन है उसको अपनी रणनीति बनाने में और अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका मिल गया। अब जो वितरण हुआ है उससे बिल्कुल एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, अभी तक कोई भी चुनाव विधानसभा का ऐसा नहीं हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जेडीयू न लड़ी हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी बराबर नंबर की सीटें लड़ेगी। अच्छा, ये जेडीयू ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जो ललन सिंह और संजय झा पार्टी को आज के तारीख में चला रहे हैं, ये शायद उन्होंने तो स्वीकार कर लिया, क्योंकि ललन सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, और जो संजय झा हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से एक इंपोर्टेड लीडर्स हैं जो आज की तारीख में जेडीयू पे कब्जा करके बैठे हुए। लेकिन जो उनके पिछड़ी जाति और ईबीसी जाति के लोग हैं वो इससे ज्यादा इतना ज्यादा बौखला गए हैं, और एक जनता को मैसेज मिल गया है कि ये बिल्कुल बिल्कुल मकसद साफ हो गया है, जिसको पूरा देशवासी सोच रहे थे कि इस बार नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और अगर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते तो विकल्प क्या है। अगर वो चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बिहार के अंदर ओबीसी, ईबीसी की और दलित की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो वो नहीं बनेंगे, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि सवर्ण जैसे महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया वैसे बिहार के अंदर बने। और उनके बाद जो एक बैकवर्ड फेस है भारतीय जनता पार्टी का सम्राट चौधरी का, उस पर प्रशांत किशोर ने और वैसे ही बहुत ज्यादा रसगोल कर दिए कि वो 10वीं पास है और कहते हैं कि विदेश में जाके उन्होंने पीएचडी ली है, और बाद में उन्होंने बताया ऑलरेडी पीएचडी है। और उसमें भी जो अफिडेविट वो बोल रहे हैं उससे स्पष्ट लगता है
ये पढ़ा लिखा आदमी तो एफिडेविट बोलता है, अफाडेविट तो नहीं बोलता है। इसका माने कहीं ना कहीं मामला तो कुछ ऐसा है। लेकिन चलिए, आजकल डिग्री के मामले तो वैसे ही साधारण आदमी होता है, सामान्य आदमी होता है, छोटे कद का अधिकारी होता है तो उसको तो जेल भेज दिया जाता है, सड़क पे उसको घसीटा जाता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो अ, दमदार लोग हैं, उन पे इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। कई लोगों का केस आपको पता है, जिसमें फर्जी डिग्री वाले जो हैं बड़े-बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन जो ये टिकट का बँटवारा हो गया, एक तो स्पष्ट हो गया कि जेडीयू को इस बार बड़े भाई की भूमिका नहीं मिलेगी। तो जेडीयू के अंदर नाराजगी हो गई। इसका मतलब संदेश है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो चिराग पासवान को सीटें दी हैं, वो इतनी ज़्यादा सीटें दे दी हैं, इतनी ज़्यादा दे दी हैं कि इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी और चिराग पासवान की रणनीति थी, ये दबाव बना के और दबाव दिखाकर, और जो भी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चिराग पासवान जो भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं। और जब उन्हें ज़्यादा सीटें मिल जाएँगी, तो उनका मकसद केवल ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी प्लस चिराग पासवान प्लस जीतन राम मांझी प्लस उपेंद्र कुशवाहा प्लस प्रशांत किशोर, ये सरकार बनाएं और अपने बल पर 123 सीटें ले आए और उनको जेडीयू की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि ये भनक उनको मिल चुकी थी कि इलेक्शन के बाद अभी तो जेडीयू शायद भारतीय जनता पार्टी का साथ न छोड़े, लेकिन अगर उसके बाद उसकी 40-50 सीटें आ जाती हैं और 20-25 सीटों की कमी महागठबंधन को पड़ती है, तो इस साइड में आ जाए और उसके बाद स्वच्छंद राज करें वो महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन में और एनडीए को झटका देने। क्योंकि एनडीए को ये भारतीय जनता पार्टी को पता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने चिराग पासवान से दबाव डालाकर अपनी 29 सीटों का जुगाड़ कर लिया। लेकिन यहां भी वो गलती कर गए। इसमें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बहुत ज्यादा हर्ट हो गए, क्योंकि जितनी नंबर में सीटें उन्हें मिली, उससे उपेंद्र कुशवाहा को एक अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देना पड़ा, एक अपील करनी पड़ी कि मुझे पता है आप लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी, इतनी कम सीटों मिलने पर आपकी जो अपेक्षाएं, भाई मानी बात है, कोई भी जो कार्यकर्ता है वो नेता के साथ लगता है, तो ये चाहता है कि उसका राजनीतिक भविष्य अच्छा हो, संघर्ष करता है, सड़क पे लड़ता है, झंडा ढोता है, पैसे खर्च करता है। उसके बावजूद अगर इस प्रकार से उसको सीटें ही ना मिलें, तो उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी नहीं कहा कि आप लोगों को नहीं पता है, मुझे पता है किस कारण से, किस दबाव की वजह से मैं निर्णय ले रहा हूं। लेकिन जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिलना और चिराग पासवान को 29 सीटें मिलना, इसका मतलब यह है कि दो बड़े-बड़े नेता जो एक कुशवाहा जाति के हैं और एक मुसहर जाति के हैं, उनको उन्होंने हर्ट कर दिया। अच्छा, इसी रणनीति की वजह से महागठबंधन को फायदा हो गया। महागठबंधन को यह फायदा हो गया कि वहां पे जैसे मेरे हिसाब से, आई डोंट नो एज टू व्हाट मिस्टर मुकेश साहनी फील्स और तेजस्वी और राहुल सोचते हैं, लेकिन वहां पे जो मुकेश सहनी बार बार एक नाजायज डिमांड कर रहे थे कि मुझे साहब 25 सीटें चाहिए, मुझे 30 सीटें चाहिए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो चाहिए ही चाहिए। उससे क्या हो रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि भैया अभी सरकार तो बनी नहीं, अभी इलेक्शन तो हुआ नहीं, रिजल्ट आया नहीं, तो अभी से आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर काहे के लिए मांग रहे हो? और एक बार रिजल्ट आ जाए, पता चल जाए किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। अब मान लीजिए चरा इनको दे दी जाए अपने मुकेश सहनी को, और उनकी 4 लोग इलेक्शन जीत के आए, फिर उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले से कैसे अनाउंस कर दे? हाँ, अगर मान लीजिए उनको 18 सीटें अलॉट होती हैं, उसमें से 15 सीटें जीतते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर दम है। तब उनका अधिकार होगा ये मांगने का कि भाई 18 में से 15 सीटें मैं जीत के आए हूं, तो मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल के ज्यादा लोग जीतते हैं तो उनका अधिकार हो जाएगा, कांग्रेस का अधिकार हो जाएगा, आरजेडी का अधिकार हो जाएगा। तो सबके अपने स्ट्राइक रेट देखकर वो अधिकार में अपने मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मांगे, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन इलेक्शन के पहले ही, और ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि पिछली बार जैसा हुआ था, अगर मान लीजिए बिल्कुल कांटे की स्थिति हुई, तो जो मुकेश सहनी के लोग जीतेंगे वो उनकी पार्टी में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, वो इधर चले जाएं या उधर चले जाएं, इसका भी कोई भरोसा नहीं। तो मुकेश सहनी ने जो बहुत ज्यादा सपने देख लिए थे और बहुत ज्यादा टर्म्स को डिक्टेट करने लगे थे, और एक फील्ड के अंदर जो उन्होंने कंफ्यूजन पैदा कर दिया था, जिसके वजह से ओवैसी साहब को भी एक मौका मिल रहा था ये कहने का कि 17% मुसलमानों को तो आप कोई दे नहीं रहे, कोई जो 2% आपने मल्लाह और जो केवट और निषाद हैं इनको आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद दे रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सीटों का एलोकेशन हो गया और जो सीटें मिली है वो इतनी कम मिली हैं कि अगर जैसे पिछली बार किया था मुकेश सहनी ने कि महागठबंधन से वो एनडीए की तरफ चले गए थे, उसकी भी गुंजाइश खत्म हो गई है। तो ये जो पूरी परिस्थिति आज के तारीख में बन रही है कि अब महागठबंधन के पास बिल्कुल फ्री हैंड है। अच्छा, एक नया एक्स फैक्टर आ गया है बिहार में महागठबंधन के अंदर,
और ये भी बहुत दिनों से मेरे को एक सूचना मिल रही थी, क्योंकि मैं बिहार के अंदर तो हूँ नहीं, वहाँ की इंटरनल वहाँ के जो लोग हैं उनसे तो मेरी फ़ोन पे ही बात होती है। लेकिन वहाँ बैठ के एक नाम बहुत दिनों से चल रहा था कि एक आईपी गुप्ता हैं, आईपी गुप्ता हैं, इंजीनियर आईपी गुप्ता हैं, उनको 6 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी। तो मुझे लग रहा था कि भाई जहां महागठबंधन और एनडीए के बीच में इतना ज्यादा पोलराइज्ड इलेक्शन है, ये मिस्टर आईपी गुप्ता है कौन आखिर? अब जब मैंने देखा उनकी पार्टी के बारे में पता चलाया, तो पता चला कि आईपी गुप्ता जो हैं वो उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम उन्होंने रखा है इंडिया इंक्लूसिव पार्टी, आईआईपी। पहले उसका नाम था इंडिया रिवोल्यूशनरी पार्टी। और इंक्लूसिव पार्टी में अच्छा, इनका जो बेसिक संगठन है वो बेसिकली ईबीसी का संगठन है, ये खुद ईबीसी हैं। और ये ईबीसी में इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है, जो आप जानते हैं, जो राज मिस्त्री के हाथ में एक चीज होती है, वो औजार जो है वो उसका चुनाव चिन्ह है। और मैंने उनको बोलते हुए सुना, क्योंकि मैंने रिसर्च की, उनके बारे में पता चलाने का प्रयास किया, तो ये पता चला कि वो बिल्कुल ये कहते हैं कि मेरे पास आज के तारीख में लाखों कार्यकर्ता हैं। और दिखे भी, उनके पीछे चलते हुए भी दिखे, युवा भी दिखे, हर जात के लोग दिखे, लेकिन वो दिखे जो राजमिस्त्री हैं, जो ये कारीगरी का काम करता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और पिछले 10-11 साल में बाकी नौकरियां मिली न मिली, कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा हुआ है। तो बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस व्यवसाय में आ गया है और कंस्ट्रक्शन में राजमिस्त्री का काम कर रहा है। और इसमें ये ईबीसी के लोग ज्यादा हैं। और देखिए, ईबीसी ही वही कास्ट है जो कि डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। जो तेजस्वी यादव का वोट बैंक है वो 32-33% बिल्कुल स्थिर है। जो बीजेपी का समान वोट बैंक है वो बिल्कुल स्थिर है, उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। ईबीसी क्योंकि जेडीयू के साथ था, इसलिए एनडीए को फायदा होने की संभावना थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चंक, अगर इसमें से निकल कर जिन्होंने पिछली बार इलेक्शन में एनडीए को वोट दिया है, वो महागठबंधन की तरफ आ जाता है, तो इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल पलट सकता है। और आईपी गुप्ता के बारे में उन्होंने खुद क्लेम किया कि मैं राहुल गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और मैं पूरी तरह समर्पित हूं। अच्छा, उनकी बात से और उनके चेहरे की भाषा से, जो एक अध्यापक के रूप में मैंने अध्ययन किया, मुझे लगता है एक सिद्धांतवादी सिंसियर आदमी है। और क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके पिताजी भी थे, वो भी राजमिस्त्री थे, बाद में तो खैर इन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन और जिस प्रकार की युवाओं की टीम उनके पास है और पूरी एक नेटवर्क पूरे बिहार के अंदर है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने दो बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक खेले हैं। एक, राजेश राम को वहां पे कांग्रेस का अध्यक्ष बना के, जो कि रविदास कम्युनिटी से आते हैं, और अभी तक राजनीति में रविदास कम्युनिटी बहुत दिनों से बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है, बाबू जगजीवन राम के देहावसान के बाद। और एक उनको अध्यक्ष बना के, और दूसरा इन आईपी गुप्ता को अपना सामने उभार के, तो ऐसा लगता है जैसे कर्पूरी ठाकुर ने बिहार की राजनीति को बदल दिया था और नई दिशा दे दी थी। उसी प्रकार से क्या, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है जब उन्होंने सुना उसके बारे में, मैंने जब पता चलाया, तो आईपी गुप्ता वो व्यक्ति हैं जो अति पिछड़ी जात से आते हैं और जिनका एक विशेष एरिया है, और वो उनका वोट बैंक है जो अभी तक एनडीए को वोट देता था। और उनको अगर सम्मानजनक सीटें मिली, जिसकी संभावना है, और ये भी पता चला है कांग्रेस को जो सीटें मिलेंगी उसमें जो कुछ सीटें वो आईपी गुप्ता को देंगे, तो इससे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक जो एनडीए ने खेला है और मास्टर स्ट्रोक जो महागठबंधन में खेला है, उसमें ब्रह्मास्त्रों की टक्कर है। अब देखें आगे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।